हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लॉ पोर्टर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बारे में जिसके थ्रू अर्नब गोस्वामी और उसके को अक्यूज को बेल मिली। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पे हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि इस चैनल पे आपको किस तरह का कंटेंट मिलने वाला है। और अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसकी वीडियो जाए सबसे पहले आपको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑर्डर पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये सारा का सारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो इसकी शुरुआत होती है ईयर 2018 से, जब एक 53 ईयर ओल्ड इंटीरियर डिजाइनर नेमली अन्वय नायक एंड हिज मदर कमिटेड सुसाइड। अब हुआ क्या, 2018 में अन्वय नायक नाम का एक इंटीरियर डिजाइनर और उसके मदर अपने अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस पे जाते हैं और वहां पे वो सुसाइड कर लेते हैं। उस वहां पे सुसाइड करने के बाद वहां पे पुलिस वालों को एक सुसाइड नोट भी मिलता है। उस सुसाइड नोट में ये लोग साफ लिखा होता है कि ये जो सुसाइड करने का रीजन है, वो रीजन है कि अनवर नायक की कंपनी को जो जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, जो उन्होंने काम किए थे, उसके पैसे उनको नहीं मिल रहे। वो जो उन्होंने काम किया था वो सारा काम किसके लिए किया था? उन्होंने किया था अर्नब गोस्वामी के लिए, फिरोज शेख के लिए एंड नितीश शारदा के लिए। अब हम ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है, जिस तरह से पूरी मीडिया में फैली हुई है, जिस तरह से आप लोग सब भी इसके बारे में अवेयर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अवेयर है सिर्फ एक आदमी के नाम से, वो है मिस्टर अर्नब गोस्वामी। तो अब इस वीडियो को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं भी जो है सारी चीज सिर्फ अर्नब गोस्वामी के नाम से ही यूज करने वाला हूँ, ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पसेज। लेकिन इसमें जो पूरी प्रोसीडिंग हुई वो आपको एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि जो भी पूरी प्रोसीडिंग हुई वो अर्नब गोस्वामी प्लस इन दो, यानी इन तीनों लोगों ने मिलकर पिटीशन सारी फाइल की और इन तीनों का मामला एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो इजी करने के लिए अब जब भी मैं बोलूंगा अर्नब गोस्वामी, इसका मतलब मैं अर्नब गोस्वामी प्लस ये बाकी दो जो और जिन लोगों के नाम है उन सबको इंक्लूड ही कर रहा हूँ। तो जब 2018 में ये सुसाइड सामने आया, एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम बहुत सामने एकदम एकदम अपेरेंट था, लिखा हुआ था, डायरेक्ट नाम लिखा हुआ था। तो मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च की। उस एफआईआर में इन सबको अक्यूज बनाया गया। लेकिन 2019 में मुंबई पुलिस ने एक समरी ए रिपोर्ट फाइल की अलीबाग कोर्ट मजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर। अब समरी ये रिपोर्ट क्या होती है? ये एक तरह से क्लोजर रिपोर्ट होती है। अब क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत जल्दी हम उसके ऊपर भी एक वीडियो डालने वाले हैं। तो एक समरी ए रिपोर्ट डाली गई, जो काइंड ऑफ क्लोजर रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर पुलिस वाले जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में तब फाइल करते हैं जब उनको कोई सच सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं मिलता है अक्यूज के अगेंस्ट, उसको ट्रायल या प्रोसिक्यूट किया जाए। बट 2020 में क्या होता है, 2020 में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वहां पे जो होम मिनिस्टर है, वो ये पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है, इसकी री इन्वेस्टिगेशन जो है इस एफआईआर की, वो वहां की सीआईडी को सौंप देते हैं। अब सीआईडी क्या करता है, सीआईडी ऑफिसर्स जो है 2020 में, नवंबर 2020 में अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लेते हैं। अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करके वो लोग लेके जाते हैं अलीबाग के मैजिस्ट्रियल कोर्ट में। जब अलीबाग के मैजिस्ट्रियल कोर्ट में लेके जाते हैं तो वहां अर्नब गोस्वामी एक बेल एप्लीकेशन मूव करता है। लेकिन जब मैजिस्ट्रियल कोर्ट जो है उसकी पुलिस कस्टडी को रिफ्यूज करके 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में उसको रिमांड करता है, तो वहां पे अर्नब गोस्वामी अपनी बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेता है। उसके बाद अर्नब गोस्वामी क्या करता है कि हाई कोर्ट में पिटीशन मूव करता है। हाई कोर्ट में जो पिटीशन थी वो थी हेबियस कॉर्पस की और क्वॉशिंग की। अभी हेबियस कॉर्पस और क्वॉशिंग क्या चीज है, अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन होने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अर्नब गोस्वामी की हेबियस कॉर्पस पिटीशन जो उन्होंने फाइल की थी, जब वो हियरिंग पे आई, तब तक अर्नब गोस्वामी को क्या है, एक मजिस्ट्रियल ऑर्डर के थ्रू 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया था। तो जब वो पिटीशन हियरिंग पे आई तो अर्नब गोस्वामी ने अपना पूरा जो आर्गुमेंट, पूरा जो ग्राउंड, पूरी जो प्रेयर थी हेबियस कॉर्पस वाली, उसे वेव ऑफ कर दिया, उसे फॉरगो कर दिया। और जब अर्नब गोस्वामी ने अपनी हेबियस कॉर्पस की पूरी पूरी प्ली को ही फॉरगो कर दिया, तो वो पिटीशन बची सिर्फ और सिर्फ क्वॉशिंग के लिए, दैट इज क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर, जिसके लिए हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को एडजर्न कर दिया। अब क्या होता है कि इन द मीन वाइल अर्नब गोस्वामी एक इंटरिम एप्लीकेशन मूव करता है। इंटरिम एप्लीकेशन, जिसको हम मिसलेनियस एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, वो मिसलेनियस एप्लीकेशन मूव की जाती है उसी हेबस कॉर्पस की पिटीशन में, जिसमें अर्नब गोस्वामी बोलता है कि जी मुझे इंटरिम रिलीफ, इंटरिम बेल दे दी जाए। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट क्या बोलता है, उस पिटीशन को डिसमिस करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट बोलता है कि नहीं, आपका जो केस है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में नहीं आता है, इसीलिए आपके पास भी वो सारे राइट्स है जो सबके पास है, और जो प्रॉपर लॉ, जो प्रॉपर प्रोसीजर, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। आपकी रेमेडी लाई करती है अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी में, तो आप 439 में जाएं, आप यहाँ पे बेल के लिए ना आए। और साथ ही साथ इतना कहने के बावजूद भी
हाई कोर्ट ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्शन भी दे दी कि अगर अर्नब गोस्वामी जो है ट्रायल कोर्ट में 439 का रिलीफ अवेल करता है तो उसकी पिटिशन 4 डेज में डिसाइड की जाए। ये डायरेक्शन मिलने के बाद अर्नब गोस्वामी जो है वो ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करता है अंडर 439। बट उसके बाद पता नहीं क्यों किस रीजन से अर्नब गोस्वामी इस हाई कोर्ट के डिसमिसल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब वो जाता है तो उसके क्या ग्राउंड्स होते हैं? तो सबसे पहला ग्राउंड ये होता है कि जो उसका जो अरेस्ट है वो मैलाफिडे है। इट इज कम्प्लीटली मैलिस इन फैक्ट। और वो सिर्फ इस रीजन से है क्योंकि वो एक न्यूज एंकर है और उसके जो न्यूज ब्रॉडकास्ट है, उसका जो व्यूज है, जिस तरह से वो गवर्नमेंट को काउंटर करता है, वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया है। इसीलिए ये सब जो है ये कोई लीगल अरेस्ट नहीं है, इलीगल अरेस्ट है। ये कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट के वेंडेटा से आ रहा है, जो गवर्नमेंट का पर्सनल वेंडेटा है उसके अगेंस्ट। अदरवाइज इसमें कोई लीगैलिटी नहीं है। साथ ही साथ उसका ये कहना ये भी था कि जब इस एफआईआर में एक समरी ए रिपोर्ट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, जो कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है, तो उसके बाद विदाउट उस मैजिस्ट्रेट की कंसेंट के ये दोबारा री इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? और थर्ड पॉइंट उनका ये था कि इन एनी इवेंट कुछ भी है, जो एफआईआर आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है उसमें एक भी ऐसी एलिगेशन नहीं है जिस जो उनके अगेंस्ट ऑफेंसेस जो है 306 के या 34 के उसको प्रूव कर सके, इवन प्राइम एफएसआई। वहीं स्टेट के जो आर्गुमेंट थे वो क्या थे? स्टेट ने बोला कि जो हाई कोर्ट ने जो डिसमिसल दिया है उस इंटरिम एप्लीकेशन का वो बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल सही इसलिए है, और ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ जो अपील सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल इसलिए नहीं है कि सबसे पहले तो कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेंटेड है, वो मेलाफिडे है, या फिर जो कंटेंट ऑफ एफआईआर है क्या वो एक्चुअली में कोई ऑफेंस मेड आउट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें अभी तक तो हाई कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं की। क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी तक मैटर जो पेंडिंग रखा है, वो मैटर अभी 10th ऑफ दिसंबर ऑफ 2020 को अभी वापस से हियरिंग पे आना है। सारा मैटर अभी सब जुडिस है। कहाँ सब जुडिस है? प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में सब जुडिस है। तो जब तक हाई कोर्ट में कोई व्यू नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब से इसकी इन्वेस्टिगेशन और यू कैन से फर्दर इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन जो भी शुरू हुई है, तब से बहुत सारे नए मटेरियल सामने आया है, कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई है। वो सारी सारी स्टेटमेंट्स को भी अभी ध्यान रखना जरूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है। अभी इनिशियल स्टेज पे इस टाइम पे अर्नब को बेल दे देना जो है, इट कुड बी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि उसका एविडेंस को टेम्परिंग करने का चांस बहुत ज्यादा है। देन स्टेट ने बोला कि अब एक 306 के केस में, यानी अबेटमेंट टू सोसाइटी केस में, सुप्रीम कोर्ट की ही अपनी गाइडलाइंस है कि एक अबेटमेंट टू सोसाइटी केस में डायरेक्ट एविडेंस मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स पे ही डिपेंड करना पड़ता है। और इस ओकेजन में, इस प्रेजेंट केस में, सर्कमस्टांस ही ऐसे हैं जो एक्चुअली डायरेक्ट फिंगर पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ अर्नब गोस्वामी। इन स्टेट सेड कि इन एनी केस अगर बेल के लिए मेरिट है नहीं है, मैटर में जो भी है, उसके लिए प्रॉपर एक फोरम, प्रॉपर हायरार्की बनी हुई है। अर्नब गोस्वामी को हाई कोर्ट ने भी ये बोला कि आपके पास जो बेल की रेमेडी है आप उसे अवेल करें। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि बेल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट, पहली बात तो अरेस्ट कैसे होता है, तो उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, और बेल कैसे होती है उन चीजों में तो वो भी हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो स्टेट का कहना यह था कि जब 439 में रेमेडी अवेलेबल है तो हाई कोर्ट ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि रिट जुरिसडिक्शन की बहुत सेटल प्रिंसिपल जो यही कहते हैं कि जब ऑल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी है तो रिट जुरिसडिक्शन, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जुरिसडिक्शन है, उसको यूज नहीं किया जाएगा। देन स्टेट ने बोला कि अगर हम इन एनी केस अगर हम सब कुछ छोड़ भी दें तो, और इंटरनल एप्लीकेशन वैसे ही मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जब हेबियस कॉर्पस जो मेन मेजर रिलीफ था, जब वो मेजर रिलीफ ही फॉरगो कर दिया गया, वेव ऑफ कर दिया गया बाय अर्नब गोस्वामी, तो उससे जो राइट डिराइव हो रहा है, यानी कि इंटरिम बेल का, तो वो भी तो स्टैंड नहीं करता। कहना यह था कि जो भी है, जो भी रिलीफ इसमें बनता है, वो सब पे अभी हियरिंग होनी बाकी है 10th ऑफ दिसंबर को। जब 10th ऑफ दिसंबर को हियरिंग होगी तब हाई कोर्ट उस पर कोई फाइंडिंग देगा। तब तक इस कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट को, बीच में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। सारे ग्राउंड जो थे मैंने आपको शॉर्ट में बताए, वो सब स्टेट और पिटिशनर के दोनों के आर्गुमेंट्स मैंने आपको बताए सुप्रीम कोर्ट में। अब इन सब को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी वो आपके सामने भी स्क्रीन पे आ रही है, लेकिन ये सिर्फ इसे 4 पॉइंट ही नहीं बोले सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैंने बहुत ब्रीफ में यहाँ लिखे हैं, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर ऑल 55 पेजेस का ऑर्डर पास किया है, तो डिस्कशन काफी बड़ा ही होने वाला है। बेसिक में अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊं तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? उन्होंने बोला दैट बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया वो गलत है। वो क्यों गलत है? बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट डिड नॉट गिव एनी प्राइमा फेसी फाइंडिंग इन द ऑर्डर रिगार्डिंग फैक्ट्स क्वे क्वेश्चन। नंबर टू, सुप्रीम कोर्ट ने रिआइटरेट किए जो बेल के कंसिडरेशन है। अगर आपको नहीं पता बेल के कंसिडरेशन क्या होते हैं तो आप जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके चेक करें। थर्ड, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो था ह्यूमन राइट्स। ओके, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये बोला
दैट हमारा जो बेसिक रूल है वो है बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन. Very true. As a practicing criminal lawyer, I can tell you this is a very basic and fundamental law of our bail jurisprudence. तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत नहीं बोला यहाँ पे भी. अब इतना आपको समझाने के बाद कि पूरा बैकग्राउंड में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, किस बेसिस पे उन्होंने उनको उसको बेल दी. अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो है एनालिसिस, यानी कि माय एनालिसिस रादर एंड माय ओपिनियन. क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे ओपिनियन में ये जो पूरा सर्कल चला वो कितना लीगल है, कितना रीजनेबल है और उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. कि जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया तो उसको अलीबाग के मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया. जो अगर आपने मेरी अरेस्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको ये बात पता होगी कि ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस करे, जिसको भी वो अरेस्ट करते हैं विदाउट वारंट. मजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट ने अर्नब गोस्वामी को 14 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किया. पुलिस कस्टडी को बिल्कुल ही रिफ्यूज कर दिया. अब उसके बाद जो अर्नब गोस्वामी को करना चाहिए था, जो एक्चुअली प्रोसीजर है, वो है टू अवेल हिज रेमेडी ऑफ बेल, यानी कि वो 439 में अपनी बेल की रेमेडी अवेल करे. बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने हेबियस कॉर्पस यानी कि रिट पिटिशन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में, सेइंग कि उनका जो अरेस्ट और डिटेंशन है वो इलीगल है. अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कि सिर्फ बेल ही एक राइट है. ये पिटिशन बिल्कुल फाइल की जा सकती है, देखो इन थियरी की जा सकती है, बट इन प्रैक्टिस लॉ एक ऐसी स्ट्रीम है जो थियरी और प्रैक्टिस बहुत ही अलग है, बहुत डिसजंक्टिव है. तो थियरी में ऐसा किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिस में अगर हम सर्कमस्टांसेस देखें तो क्या वो पिटिशन वैलिड थी, क्या वो रीजनेबल थी? अकॉर्डिंग टू मी नहीं थी. वही चीज सुप्रीम, और जब सुप्रीम कोर्ट में वो पिटिशन हियरिंग पे आई भी तो खुद अर्नब गोस्वामी के ने अपना जो हेबियस कॉर्पस वाला जो आर्गुमेंट था वो सब वेव ऑफ कर दिया. और फाइनली हाई कोर्ट ने उनको एक डायरेक्शन भी दी, और ट्रायल कोर्ट को भी डायरेक्शन दी कि आप अपना राइट एक्सरसाइज करें, अपनी जो रेमेडी उसको अवेल करें और विद इन 4 डेज में उनकी बेल पे डिसाइड किया जाए. लेकिन अर्नब गोस्वामी ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने अपनी रेमेडी अवेल तो करी, उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल भी की, लेकिन क्या उन्होंने उसको डिस्पोजल तक वेट किया? नहीं. साइमल्टेनियसली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट ने इनकी इंटरिम एप्लीकेशन जो डिसमिस की उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी. जब उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में से क्या फाइंडिंग्स हुई वो अभी आपने देखा. अब मेरे ओपिनियन में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो रीजनेबल बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशन की में फाइल की गई इंटरिम एप्लीकेशन जिसके अंदर हेबियस कॉर्पस का रिलीफ ही फॉरगो कर दिया था पिटिशनर ने खुद, उस डिसमिसल के अगेंस्ट अपील में जाना, दैट टू अगेंस्ट दैट टू फॉर इंटरिम ऑर्डर इज जस्ट नॉट मेंटेनेबल अकॉर्डिंग टू मी. नंबर टू, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे, आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू रीड दैट ऑर्डर वंस एटलीस्ट, आपको पता लगेगा उस पूरे ऑर्डर में जो पूरा डिस्कशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्वॉशिंग के प्रिंसिपल्स पे हुआ है. सिर्फ और सिर्फ इस पेज पे हुआ है कि क्वॉशिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, क्या फाइंडिंग उसमें होनी चाहिए, क्वॉशिंग को कैसे प्रोसीड किया जाना चाहिए बाय हाई कोर्ट. वो हाई कोर्ट ने नहीं किया. बट मेरा कहना ये है कि जब हाई कोर्ट ने अभी तक क्वॉशिंग के ऊपर तो कोई बात बोली ही नहीं. हाई कोर्ट की क्वॉशिंग प्रोसीडिंग्स तो अभी तक पेंडिंग है. उसके ऊपर तो क्वॉशिंग पिटिशन में एक दिन में एडजुडिकेशन तो हो नहीं जाती. कम से कम मेरा अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टडी तो यही है कि एक दिन में तो कभी भी एडजुडिकेशन नहीं होता क्वॉशिंग का. क्वॉशिंग को एडजुडिकेट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है हाई कोर्ट को, और वो सब देखने में टाइम लगता है. इसीलिए वो पूरा पूरा इशू अभी तक एडजर्न है इनफैक्ट 10 दिसंबर तक. तभी तो उसमें कोई फाइंडिंग आएगी. बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप आगे बढ़ के ये बात बोल दी कि हाई कोर्ट ने जो है जानबूझ के प्राइम फेसाई फाइंडिंग नहीं दी और गलत तरीके से इंटरिम बेल रिफ्यूज की. वेयर मेरा अपना ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हाई कोर्ट ने अब तक कोई फाइंडिंग नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट कर दी है ऐसे केसेस में बेल देके. और मैं एक बात बताऊं, मैं आपको फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि एज ए प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर मेरे को तो बहुत खुशी है कि ये जजमेंट आई, क्योंकि ये तो एक्चुअली में जो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन और ह्यूमन राइट्स बहुत जरूरी है, कंसिडरेशन ऑफ बेल. इवन मैं ये नहीं कह रहा कि 226 हेबियस कॉर्पस से बेल मिल ही नहीं सकती या अरेस्ट होने पे आप हेबियस कॉर्पस फाइल कर नहीं सकते, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा. पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम ऐसा अगर ये सब अलाउड है इन थियरी, इन प्रैक्टिस भी आपने अब अलाउड कर दी, एक प्रेसिडेंट सेट कर दी, तो ये सारी चीजें, ये जो अभी स्पेशली ये जो बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन वाली चीज है, ये सारी चीजें जो कि एक रूल है वो एक्सेप्शनल केसेस में ही क्यों यूज होती हैं,
क्यों एक आम आदमी को ये वाले सारी राइट्स उसको नहीं मिलते जो उसके राइट्स हैं। और यही चीज मैं आपको बताऊं कितनी बार, मतलब मैंने इतने कितने बार ऐसा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे सिमिलर इससे भी बहुत बेटर मैटर्स आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑन द वेरी थ्रेशोल्ड उनको एंटरटेन नहीं करता, डिसमिस करके रेलीगेट बैक कर देता है तो ट्रायल कोर्ट। इस केस में जहां पे ऑलरेडी एक एफिकेशियस रेमेडी, इक्वली एफिकेशियस रेमेडी जो एक्सरसाइज की हुई थी, पेंडिंग थी, तो सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए था, उनको उसको रेलीगेट करना चाहिए था ऑन मेरिट। नीचे से जो प्रॉपर हायरार्की कोर्ट्स की बनी हुई है उन कोर्ट्स को ही डिसाइड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब ये जो प्रेसिडेंट सेट कर दी है और जो एक्चुअली में स्ट्रिक्टली लीगल देखें तो गलत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये गलत नहीं है तो मेरी तो बस इतनी सी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीजें नॉन एक्सेप्शनल केसेस में भी ध्यान रखे, यानी कि रेगुलर मैटर्स में भी इस चीज को ध्यान रखे, तो बहुत एक अच्छी जुडिशरी हमें देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा लोग जो बेफालतू में इनकार्सरेटेड जेल में रहते हैं बिना किसी रीजन के, शायद उनको बाहर का मौका मिल जाए। मैं तो बिल्कुल चाहूंगा ऐसा ही हो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई स्टिल डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ऊपर से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो का मैंने अब तक छोड़ रखा था वो क्या है, वो है पैरा नंबर 68 ऑफ द जजमेंट। अबे पैरा नंबर 68 क्या है, एक बार इसको पढ़ते हैं। ये कहता है the interim protection which has been granted to the above accused by order dated 11th of November 2020 shall continue to remain in operation pending the disposal of proceedings before the High Court, and thereafter for a period of 4 weeks from the date of judgment of the High Court, should it become necessary for all or any of them to take further recourse to their remedies in accordance with law. Now, after reading this paragraph, I don't know what to say, क्योंकि जो चीज चैलेंज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में वो थी अर्नब गोस्वामी की इंटरिम बेल की एप्लीकेशन का रिजेक्शन। यानी कि अर्नब गोस्वामी ने इंटरिम बेल मांगी थी जो रिजेक्ट की गई, जिसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इन द गार्ब ऑफ इंटरिम बेल रेगुलर बेल यानी कंप्लीट बेल ही दे दी अर्नब गोस्वामी को। हमें पता है कि हाई कोर्ट में अब कौन सी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अर्नब गोस्वामी की, वो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है क्वॉशिंग की। क्या क्वॉशिंग इतनी जल्दी हो जाएगी? अगेन माय आंसर इज नहीं होगी। नंबर वन, अब जब तक वो क्वॉशिंग प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तब तक अर्नब गोस्वामी इज अ फ्री मैन, आई मीन ही इज ऑन बेल। नंबर टू, जो पेंडिंग एप्लीकेशन थे ट्रायल कोर्ट में, जो कोर्ट एक्चुअली में क्वालिफाइड था उसके बेल पे मेरिट पे डिसीजन देने के लिए, उस कोर्ट के सामने जो एप्लीकेशन है वो इनफ्रक्टुअस होगी, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। नंबर थ्री, कि अब जो हाई कोर्ट में जो क्वॉशिंग प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, अगर हाई कोर्ट को लेट्स से जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उससे ये लगता भी है कि क्वॉशिंग नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ऐसी फाइंडिंग्स दे दी इस ऑर्डर में, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक पैराग्राफ ऐड कर दिया कि जो हमारे जो फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ इस पिटिशन के रिगार्डिंग है, मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन वी ऑल नो हाउ इट वर्क्स। उन्होंने जो इसके अंदर पूरी प्राइमा फेसाई फाइंडिंग ही दे दी कि प्राइमा फेसाई कोई केस ही नहीं बनता, तो आई हैव माई डाउट्स कि अब हाई कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं करेगा, हाई कोर्ट भी ये पिटिशन सारी एफआईआर क्वेश्च करेगा। अब वो कब करेगा वी डोंट नो, सूनर और लेटर। बट अर्नब गोस्वामी अब बेल पे बाहर है, दैट टू विदाउट एनी ऑर्डर ऑन मेरिट्स वेदर he was entitled to bail or not, despite the fact that he has been booked under or he has been accused of an offense which is punishable with 10 years. Well, with this we come to the end of this lecture. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय।